नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और प्रेरणा मीडिया के प्रेरणा विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत राष्ट्र निर्माण में लक्ष्मीबाई केलकर जी ने एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए नस नस में राष्ट्रीयता को भरती है। लक्ष्मीबाई केलकर भारत राष्ट्र की एक ऐसी समाज सेविका रही जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और राष्ट्र के प्रति गौरव बोध का दायित्व निर्माण के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति का संगठन की स्थापना की, जिसका मूल्य जो है वो ये है कि महिलाओं को सशक्त करते हुए पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को निभाते हुए वो विकास में अपनी सहभागिता निभाए। लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिनका मूल नाम जो है बचपन का नाम कमल था, विवाह उपरांत वो लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई और बाद में सबकी आदरणीय वंदनीय मौसी जी हो गई। भारत में मौसी का मतलब माँ होता है, समानांतर रूप से जाना जाता है। मौसी जी की जीवन यात्रा से जुड़ी इस चर्चा में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका माननीय चित्रा मनोहर ताई जी हैं। चित्रा ताई राष्ट्रीय सेविका समिति की सह कार्यवाहिका हैं। मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, नागपुर की रहने वाली हैं। संस्कृत में एमए और बीएलबी की हुई हैं। 1981 से आप प्रचारिका हैं। 1985 में केंद्रीय कार्यालय से चलने वाले वनवासी कन्या छात्रावास की आप व्यवस्थापिका हैं, जो अभी तक हैं। सेविका प्रसारण और दिशा निर्देश का कार्य भी आप देखती हैं। आप एक कुशल लेखिका और आपकी वाणी भी धारा प्रवाह है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका और प्रचार प्रमुख का दायित्व निभा रही हैं। आपका केंद्र नागपुर है। चित्रा ताई, प्रेरणा विमर्श के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदनीय मौसी जी, लक्ष्मीबाई केलकर जी की जीवनी पर आज जो प्रेरणा विमर्श की चर्चा चल रही है उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे साथ आदरणीय सुनीता हल्देकर दीदी जी हैं। मूलतः महाराष्ट्र संभाजी नगर की निवासी हैं। आप राजनीतिक शास्त्र में एमए हैं और लाइब्रेरी साइंस की भी पढ़ाई आपने कर रखी है। अभी राष्ट्रीय सेविका समिति में आपका अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका का दायित्व है। 1985 से 1990 तक आप महाराष्ट्र में प्रचारिका रही। 1990 से 2006 तक आप आसाम की प्रांत प्रचारिका और क्षेत्र प्रचारिका भी रही। 2006 से 2009 तक अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख रही आप। 2009 से 2019 तक अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रही आप और 2019 से अब तक आपके पास सह कार्यवाहिका का दायित्व है। आपका केंद्र आसाम गुवाहाटी है। सुनीता दीदी, प्रेरणा विमर्श के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदनीय मौसी जी, लक्ष्मीबाई केलकर जी, जब उन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की तो उस वक्त का दौर क्या था, उस वक्त का समाज कैसा था? भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। वंदनीय मौसी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए आज की राष्ट्रीय सेविका समिति को आप किस तरह से देखती हैं? वंदनीय मौसी जी एक सामान्य व्यक्तित्व की धनी, परंतु उनका व्यक्तित्व असामान्य था वह उनके कर्तृत्व के कारण। वंदनीय मौसी जी एक साधारण व्यक्तित्व की धनी थी, परंतु उन्होंने अपने जीवन में असाधारण ऐसा कार्य किया। निर्भयता, देशभक्ति, कुशल संगठक, नेतृत्व, समाज की कुरीतियों को स्वयं से दूर करना, समाज में सेवा कार्य, समाज में सुख दुख, उसके प्रति उनके मन में स्पंदन, इस प्रकार उनका एक असाधारण जीवन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वंदनीय मौसी जी ने राष्ट्र सेविका समिति के कार्य के माध्यम से सभी मातृशक्ति में राष्ट्र धर्म को जगाया। वंदनीय मौसी जी ने केवल महिला यह विषय लेकर या स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, इस विषय को लेकर केवल इस कार्य का प्रारंभ नहीं किया, तो एक राष्ट्र के एक नागरिक इस नाते हमारी भी इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, इस राष्ट्र के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विचार उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति के
कार्य के माध्यम से समस्त भारतवर्ष की मातृशक्ति में जगाया। और यह राष्ट्र धर्म जगाने हेतु व्यक्ति निर्माण के माध्यम से एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और समस्त विश्व को मानवता का विचार दे सके, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का जागरण उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति के कार्य के माध्यम से उन्होंने प्रारंभ किया। वंदनीय मौसी जी का जो बाल्यकाल का जीवन है या उनके जो माँ का जो घर था, वहाँ का वातावरण संपूर्ण देशभक्ति का वातावरण था। परंतु जब वह केलकर परिवार में विवाह होकर आई, उस समय संपूर्ण विपरीत ऐसा वातावरण था। उनके पति उस समय के अंग्रेजी शासन में वो वकालती करते थे और स्वाभाविक रूप से उस समय जो साहेबी जो एक वातावरण था वह उनके परिवार में प्रथम अवस्था में दिखाई दिया। परंतु उन्होंने इस वातावरण को भी अत्यंत कुशलता से उन्होंने बदलने का प्रयास किया है। प्रारंभ में उनको भी बताया गया था कि महिला किटी पार्टी में या ताश खेलने के लिए जाना है, परंतु जिस दिन वह ताश खेलने के लिए महिलाओं के बीच गई, तब उन्होंने महिलाओं के मन में यह जागरण किया, हमारा भारतवर्ष पराधीन है और इस पराधीन भारतवर्ष में हमें यह ताश खेलना, किट्टी पार्टी, क्लब, यह हमारे जीवन के लिए अशोभनीय है, क्योंकि हमारे देश में, इस देश की संस्कृति की रक्षा हेतु इस भारतवर्ष की महिलाओं का माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, कन्या के रूप में और भगिनी के रूप में, और समय आया तो हाथ में 2 तलवार लेते हुए या पीठ पर छोटे से शिशु को बांधते हुए रणांगण पर उतरने वाली इस भारतवर्ष की तेजस्वी महिला, और इसलिए हमारे अंदर भी यह तेजस्विता का जागरण होने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने उन महिलाओं में वह परिवर्तन लाया और उन्होंने उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया। परंतु उनको ऐसा ध्यान में आता था कि केवल भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना यह हमारा केवल एक लक्ष्य मात्र नहीं है, तो हमारा जो अतीत है, हमारा जो गौरवशाली भारत है, हमारा जो तेजस्वी भारत है, ऐसा तेजस्वी भारत निर्माण करना है, तो भारत की स्त्री शक्ति में एक तेजस्विता का जागरण करने की आवश्यकता है। और इसीलिए वह कहते थे कि केवल 4 दीवारों का संसार ही हमारा संसार नहीं है, तो हमारे लिए यह संपूर्ण भारतवर्ष हमारा एक परिवार है। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति के कार्य के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को खुले मैदान में एकत्रित किया, स्व संरक्षण का पाठ पढ़ाया। जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय खुले मैदान में उनको एकत्रित करना यह एक बहुत बड़ा कठिन, उस समय की सामाजिक परिस्थिति के दृष्टि से कठिन काम था, परंतु यह कार्य उन्होंने अत्यंत साहस के साथ किया और राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष की मातृशक्ति में देशभक्ति का जागरण किया। मौसी जी की दूरदर्शिता और सेविका समिति के अब तक की यात्रा को अगर देखें तो युवा पीढ़ी, खास करके महिलाओं और हमारी किशोरियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वंदनीय मौसी जी, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को उस समय के सामाजिक वातावरण में मिलने के लिए जाना, यह भी हमारे सब आज के पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा है उनके साहसी जीवन की। शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण, यह कार्य समिति का कार्य है। और आज समाज में हम जिस प्रकार से नैतिक अधपतन, हमारे जीवन मूल्यों का स्खलन, या जो भी आज हम एक समाज में जो स्थिति देखते हैं, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज एक हमारी भारत की पहचान तो चरित्र, यही भारत की पहचान है। भारत ने अपने सच चरित्र के आधार पर ही समग्र दुनिया को मानवता का विचार दिया है। और ऐसे समय में आज हमारे चारित्रिक स्थिति को यदि ठीक करना है,
तो इस शाखा के 1 घंटा का जो कार्यक्रम है वह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसे हम कई उदाहरण देखते हैं कि छोटी छोटी बालिकाएं जो शाखा में संस्कार दिए जाते हैं, उसके कारण परिवार में यदि कोई गलत दिशा में जाने का प्रयत्न करता है तो उनको रोकने की ताकत आज के इस किशोरी बालिकाओं में उस शाखा के कार्यक्रम के माध्यम से सहजता से आती है। जैसे किसी भी प्रकार की समाज में प्राकृतिक विपदाएं आती है तो स्वयं जैसे गुजरात का भूकंप हो तो वहां पर एक युवती, वह आर्किटेक्ट थी, वह दिन रात जहां दुर्गम रास्ता था, जाने के लिए कहीं साधन नहीं थे, केवल 2 व्हीलर के बिना और दूसरा कोई पर्याय नहीं था, तो वह स्वयं 2 व्हीलर से वहां जाती थी और उन्होंने सुंदर आर्किटेक्ट करते हुए एक समिति द्वारा जो ग्राम विकसित किया गया मायापुर, उस ग्राम को विकसित करने में उस युवती की, आर्किटेक्ट जो युवती थी, उनकी जो पढ़ाई है वह पढ़ाई उन्होंने राष्ट्र के इस कार्य में इस प्रकार से उपयोग में लाई। इसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। तो आज के युवा पीढ़ी के सामने, आज के किशोरियों के सामने आज इस प्रकार के अनेक जो चैलेंज है, इस चैलेंज में आज इस प्रकार के वातावरण की युवतियों में अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। दीदी, आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगी जो कि आपको लगता है कि सेविका समिति को लेकर या वंदे मौसी जी को लेकर के आपकी स्मृति में आता हो कि ये संदेश वो समाज को जाना चाहिए? जब इस समिति रूपी बीज का उन्होंने वृक्षारोपण किया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उस बीज में वो निश्चित रूप से वह विश्व रूप दर्शन कर रही थी। इतना उनके अंदर आत्मविश्वास तथा दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि जिसका परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं समिति का कार्य केवल गुजरात से लेकर मणिपुर या लद्दाख लेह से लेकर कन्याकुमारी या अंडमान निकोबार से लेकर गोवा तक, इतने तक ही सीमित नहीं है। तो आज विश्व के अन्य देशों में भी आज राष्ट्र सेविका समिति का कार्य, जैसे विश्व विभाग के नाम से हिंदू सेविका समिति, इस नाम से आज विश्व के अन्य देशों में भी आज मातृशक्ति में अपनी संस्कृति धर्म के प्रति जागरण प्रारंभ हुआ है। जब भारत देश स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहा था, परंतु यह भी सामने दिखाई दे रहा था कि अब भारत का विभाजन निश्चित है। उस समय वंदनीय मौसी जी वेणुताई को लेकर वह कराची में जाती है। जिस समय वो कराची में जाती है उस समय केवल 2 महिलाएं जा रही है। अहमदाबाद तक सामाजिक नेता जयप्रकाश नारायण जी भी थे। उन्होंने पूछा भी था, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि 2 महिला इतने साहस करते हुए कराची में जा रही है। और वहां जाने के बाद वंदनीय मौसी जी ने 14 अगस्त उस विभाजन की विभीषिका के दिन उन्होंने समस्त कराची की सेविकाओं के सामने उन्होंने 1200 सेविकाएं गणवेश में एकत्रित आई थी और उन्होंने उन सभी सेविकाओं को धीरज दिया था, साहस दिया था और वहां पर भगवत ध्वज के सम्मुख अखंड भारत की प्रतिज्ञा करते हुए वंदनीय मौसी जी, इधर भारत देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस समय वंदनीय मौसी जी वहां की पीड़ा अपनी पीड़ा समझकर वहां की स्थिति का अध्ययन कर रही थी। आज हम सब भी वंदनीय मौसी जी के इस साहसी प्रेरणा से, साहसी जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सब भी सक्रिय बने, जिसके आधार पर हमारा भारत अखंड बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी आपका। हम अपने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय चित्राताई के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वंदनीय मौसी जी का विजन क्या था। वंदनीय मौसी जी ने 1936 में यह काम प्रारंभ किया। वो जितना आवश्यक उस समय था
उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है और वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि महिलाओं को सजग करना, सचेत करना, वो घर, परिवार, राष्ट्र, इन सब की ही धुरी संभालने वाली ऐसी है। और विशेष रूप से यदि उसको अपने दायित्व के प्रति एक बार पता चलेगा तो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। और इसीलिए उनको राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति जोड़ना यह उन्होंने बहुत आवश्यक समझा। हम जब भी अपने इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान में यह आता है कि महिलाओं ने उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं, मेरा परिवार, उसको कितना सशक्त बनाऊं, हर एक किसी का ध्यान रखना, यह सब उनके इसमें निसर्गता है। उसको थोड़ा सा और भी संस्कारित और ये किया जाएगा तो उसका जो सौंदर्य है, उसका जो कर्तृत्व है, वह और निखर कर आएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसको स्व संरक्षण क्षम बना। स्व माने स्वयं का जो स्वत्व है उसको रक्षा करना आना चाहिए। स्व माने स्वधर्म भी है, स्व भाषा भी है, स्व संस्कृति भी है। आज भी हम देखते हैं कि आज हम सबको ये पता चल रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा यह बहुत आवश्यक है। तो अनेक इस तरह का विचार करके वंदनीय मौसी जी ने समिति का शुभारंभ। एक सवाल आप जब बोली कि वो उस शाखा के लिए और इतना समर्पण कर रही थी, हाँ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए समाज सेवा के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। क्या थी उनकी प्रेरणा स्रोत? हाँ, उनकी जो प्रेरणा थी वो उनके मन की प्रेरणा थी कि उनके मन में ये विचार आया कि महिला इसमें ये भाव होना आवश्यक है। उनका नियोजन इतना सुंदर था कि वो शाखा करके, संपर्क करके आने के बाद तुरंत बच्चों को भोजन परोस सकती थी। अपन यदि 1936 की कल्पना करेंगे तो उस समय आज के जैसे माइक्रोवेव नहीं था, उस समय आज के जैसे गैस के चूल्हे नहीं थे, उस समय ये गैस वगैरह नहीं था, चूल्हे पे भोजन बनाना पड़ता था, परंतु वो इतनी सक्षमता से बनाती थी और उनमें ये बहुत रुचि थी। मैंने ऐसा भी बताया जाता है कि उनके घर में जो अचार की वगैरह बरनियां रहती थी, उनके भी वो नाजुक ऐसा कशीदा काम करके रखती थी। मैंने उन्होंने जब वो ये सब शाखा के लिए, समिति के लिए प्रवास करती थी तो उन्होंने घर के और कभी भी अनदेखी नहीं की। घर के भी जो भी कर्तव्य है वो उतने ही सुचारू रूप से उन्होंने निभाए हैं। मैंने मुझे एक विशेष उल्लेख ऐसा करना आवश्यक लगता है कि प्रज्ञा भारती डॉक्टर वर्णेकर जो थे, शिभा वर्णेकर जी, वो और वंदनीय मौसी जी के बेटे ये मित्र थे। तो वे हमेशा मैंने बोलते थे कि मुझे वंदनीय मौसी जी के घर में जाना बहुत पसंद था, क्योंकि उनके यहाँ चाय भी पीना है तो इतनी सुंदर व्यवस्था वो रखती थी कि एक ये रखा है, उस समय टेबल तो नहीं थे डाइनिंग पर, एक चौरंग जैसा रखा है, उसके ऊपर कप रखे हैं खाने पीने का। तो ये जो उनकी सुव्यवस्थितता थी तो उसके कारण मुझे उनके घर में जाना और ये करना बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ साथ विचारों का आदान प्रदान, ये तो उनकी बहुत ही विशेषता ऐसी थी। आपने इतनी सारी बातें उनकी बताई, तो एक कहीं पे उनका कोट पढ़ा हमने, हाँ। मन गुप्तचर होता है जो व्यवहार को नियमित करता है। ये वो कहती थी हमेशा कि आपका मन ही गुप्तचर होता है जो आपके व्यवहार को तय करता है। साथ ही वो कहती थी कि महिला परिवार और राष्ट्र के लिए प्रेरक शक्ति है। जब तक यह बल नहीं जागता है, समाज प्रगति पथ पर नहीं चल सकता है। आपके अपने अनुभव अगर उनके साथ कुछ बिताए हों जो रोचक हों तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे?
जरूर करेंगे। वंदनीय मौसी जी, मैंने पुस्तकों की उनकी सूची तैयार रहती थी। मैंने मैगजीन्स वगैरह में भी वो बताती थी कि उस समय एक डॉक्टर सरदेसाई करके थे, उन्होंने किताब लिखी थी। उनका क्रमशः पेपर मैंने उसमें आता था, घरों घर ज्ञानेश्वर जन्मती, मैंने घर घर में ज्ञानेश्वर जन्म ले सकते हैं, परंतु उसके लिए बच्चों को कैसे किस तरह से उनका पालन पोषण करना चाहिए वगैरह। तो बोलती थी कि युवतियों ने इनका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उनको एक पीढ़ी तैयार करनी है। उसके साथ साथ वो और भी हमको ये भी उनकी बात होती थी कि किसी ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई दहेज है, दहेज प्रथा चल रही है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते क्या कि हम एक मोर्चा निकालेंगे वगैरह। तो उन्होंने बताया कि ये पद्धति नहीं है, परंतु यहाँ कुछ परिवर्तन हमको यदि समाज में लाना है तो उसके लिए हमको स्वयं को मन में तय करना होगा कि हम बहू का दहेज लेंगे नहीं, बेटी का देंगे नहीं। तो इस तरह से हम विचार करेंगे, उसका प्रारंभ हम अपने से करेंगे तो ये हो सकता है। अनेक बातों का प्रारंभ उन्होंने स्वयं भी अपने से किया था। उनके घर में जो पानी भरने का कुआं वगैरह था वो सबके लिए खुला था। मैंने समरसता का जो उदाहरण है वो उन्होंने अपने घर से स्वयं से ही प्रस्तुत किया था कि किसी को प्रतिबंध नहीं था, सब लोग आकर उनके कुएं में पानी भरकर ले जा सकते। मैंने यदि लोग साफ सुथरे हैं तो किसी कौन सी भी जाति के लोगों को काम पर रखने के लिए उनको भी ये नहीं लगा। उन्होंने अनेक प्रथाएं ऐसी शुरू की कि उस समय महाराष्ट्र में महिलाओं का कभी कभी पुनर्विवाह शुरू हो गया था कि कभी वही बाल विधवा हो गई, छोटी आयु में विधवा हो गई, तो उनके साथ उनका विवाह पुनर्विवाह रचा जाता था। परंतु ऐसे लोगों को अपने घर में हल्दी कुमकुम के लिए बुलाना है या सुहागन के रूप में उसको बुलाना है, तो ये लोग मान्य नहीं करते थे, उनको नहीं समझते थे ऐसा। परंतु वंदनीय मौसी जी अपने घर में उन लोगों को बुला लेती थी, उनका सम्मान करती। तो उनका एक अच्छा धनी परिवार होने के कारण उन्होंने जब ये सब प्रथाएं चालू की तो बाकी लोग भी उसका अनुसरण अपने आप करने लगे कि हाँ हम उनको बुला सकते थे, कि वो ये हुई तो उसमें उसका दोष नहीं है। ये सब करके उन्होंने सबके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी बात है कि उन और बिंदु ऐसा था चर्चा में जब आता था कि जैसा हम दहेज के बारे में करेंगे कि ऐसा, तो कुछ भी पद्धति हमको बदलनी है तो मोर्चा से वगैरह नहीं बदलती है, उसके लिए हमको अपने जीवन से उसको प्रारंभ करना पड़ेगा कि ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो अपने आप उसमें परिवर्तन आ सकता है। हमेशा हमको बताती थी कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। जैसा हम लोग काम करते हैं तो जो दिन भर बहुत शारीरिक श्रम करते हैं उन्होंने 1 घंटा तो भी अध्ययन में बिताना चाहिए, और जो निरंतर दिन में अध्ययन करते रहते हैं उन्होंने शाम का या सुबह का समय शारीरिक फिटनेस के लिए भी देना चाहिए। योगासन करो, कुछ खेल बने खेलो, कुछ घूमो फिरो, परंतु ये जीवन में संतुलन बना के रखना यह अपने लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि अपने घर में एक राष्ट्रीय कोना होना चाहिए, मैंने हमारे परिवार के लोग एकत्रित आकर वहां बैठे थोड़ा और अपने आज का विशेष क्या है देश के लिए, आज की क्या विशेषता है, आज क्या देश के दृष्टि से विशेष हुआ है, इस तरह से सब चर्चा या एखादा गीत गाना है, ये करना है। ऐसा राष्ट्रीय कोना हमारे घर में होना चाहिए और हमें विशेष रूप से इस तरह की चर्चा अपने बच्चों के साथ, अपने सबके साथ करना ये बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक उनकी क्या भूमिका रही? स्वतंत्रता संग्राम में तो वहाँ हमेशा पिकेटिंग के लिए जाती थी, प्रभात फेरी के लिए भी जाती थी, और उनके जीवन प्रार्थना गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के लिए भी जाती थी। एक बार हमने ये भी सुना है, मैंने
उनके इसमें है कि जब झोली मैंने आई थी मैंने भाषण के समय में, तब उन्होंने अपने गले के सोने की जो माला थी वो उस झोली में समर्पित की। और वैसे भी उनका हमेशा ही इस संदर्भ में प्रोत्साहन रहा कि राष्ट्रीय इसमें हमें सहभाग लेना चाहिए। ये तो सहभाग उनका स्वयं का भी कुछ दिनों तक रहा, परंतु बाद में जब हम देखते हैं कि आपातकाल में, तो आपातकाल में भी उन्होंने हम सबको प्रेरित किया था कि हाँ, हमको भी इसलिए मैंने सत्याग्रह है उसमें जाना चाहिए। और ऐसे सब काम उस समय हमको बताए गए थे सेविकाओं को, और मैंने कि हाँ, हमको ये करना है, ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे कभी पत्रक पहुंचाना हो, सत्याग्रह में सहभागिता लेना हो, एक मैंने सब महिलाओं ने मिलकर विनोबा जी को मिलने के लिए जाना है, इस तरह से सब बातें करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया था। राष्ट्र सेविका समिति मौसी जी वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर के उन दूरदर्शी सोच को आज भी जन जन तक पहुंचा रही है। तो हम समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन और कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। धन्यवाद देती हूँ मैं कृपाशंकर भाई साहब का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से जो लोगों तक जो संदेश जाना चाहिए, जो तथ्य जाने चाहिए, जो जानकारी जानी चाहिए, उस पर लगातार वो ये छूट देते हैं कि हाँ, आप इस कार्यक्रम को करिए और देश में, देश के हर भाग में, देश की जनता के बीच में क्या है भारत की भारतीयता और उसकी संस्कृति, ये पहुंचाइए। मैं धन्यवाद देती हूँ सुनीता दीदी का, चित्रा ताई का, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और वंदनीय मौसी जी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी जनता तक पहुंचाया उन्होंने। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी दर्शकों का भी, जो हमारे साथ वो जुड़े रहे और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो समझने की कोशिश किए कि आखिर क्या है राष्ट्रीय सेविका समिति और क्या है समाज और देश में उसका योगदान। अब कल्याण मंत्र की तरफ चलते हैं और साथ में कार्यक्रम का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।